कल हम लोग बात कर रहे थे आपका रिजर्वेशन पर, बात आई थी देवदासन तक, और आपको बताया गया था कि देवदासन में क्या किया था। जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये कर दिया, और ये कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल चल ही नहीं सकता, क्योंकि इससे तीसरे वर्ष में जो रिजर्वेशन का विस्तार है वो 50% से अधिक हो रहा है, और किसी भी सूरत 50% से अधिक नहीं हो सकता रिजर्वेशन। दो कारण बताए, एक एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रभावित होगा, और दूसरी बात परंतु को कभी इतना महत्व तो नहीं दिया जा सकता, परंतु न भी कहें बल्कि एक्सेप्शन कहें, क्योंकि उस समय तक मान्यता एक्सेप्शन की है। जब तक देवदासन डिसाइड हो रहा है तब तक बात यह चल रही कि 16/4 ये 16/1 का अपवाद है, और अपवाद को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि जो मेन मुख्य प्रावधान है उस पर कोई इतना विपरीत असर पड़ने लगे कि मुख्य प्रावधान बिल्कुल शून्य हो गया, ऐसा लगने लगे। वहां ये कहा कि नियुक्ति और नियोजन संबंधी मामलों में भारत के जो नागरिक हैं वो एक समान ढंग से राज्य के अधीन नियोजनों में ट्रीट किए जाएंगे, ये बात वहां लिखी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कैरी फॉरवर्ड रूल और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था वो तो खैर रंगचारी में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल माना था, देवदासन में कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, और अगर वही व्यू आगे चलता तो हो सकता प्रमोशन में रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता। हालांकि इंदिरा साहनी आते आते कैरी फॉरवर्ड रूल कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और प्रमोशन में रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ठीक है ना। इंदिरा साहनी आते आते, लेकिन वो लेटर किस्सा है, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल देवदासन से आगे मामला चलना शुरू हुआ। अगला मामला आया एमएन थॉमस, एमएन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी एमएन थॉमस डिसाइड होने तक लगभग 10-12 वर्ष, क्योंकि देवदासन 1964 के आसपास डिसाइड है, और 1976 में एमएन थॉमस डिसाइड हुआ है, यानी एक लगभग 10-12 साल तक वो व्यू चलता रहा जो देवदासन में आया। 1976 में एमएन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये डिसाइड हुआ। जो फैक्चुअल सिचुएशन है, फैक्चुअल सिचुएशन हमने आपसे बात की थी कि स्टेट ऑफ केरला ने क्या किया था। जो लोअर डिविजनल क्लर्क के पोस्ट पर काम करने वाले लोग उन्हें अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी इस वर्ग में प्रमोट करना था, और इस वर्ग में प्रमोट करने के लिए एक निश्चित सीनियोरिटी ये रखी गई कि जो भी प्रमोशन के लिए उम्मीदवार माना जा सकता है उसको एक निश्चित लेंथ सर्विस में पूरी करनी होगी, इतनी सीनियोरिटी उसके पास होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उसे एक अमुक टेस्ट जो इस प्रयोजन के लिए रखा गया है ये पास करना होगा, उसके बाद ही वो प्रमोटेड पोस्ट पर नियुक्त हो सकता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एक स्पेशल रिलैक्सेशन टेस्ट को पास करने के लिए दिया गया, ठीक है। टेस्ट उन्हें भी पास करना है, लेकिन जो अवसर है टेस्ट को पास करने के लिए वो जनरल कैंडिडेट्स के पास एक और उनके पास 3 अवसर, यानी अगले 2 वर्ष फिर उन्हें अवसर दिया जाएगा
एक ये जो सबके साथ देंगे और 2 आगे। यानी सीनियरिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीनियरिटी तो उतनी होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जाम पास करने के लिए अवसर है उसके लिए रिलैक्सेशन स्पेशली उनके पक्ष में मान्य किया गया कि वो 3 अवसरों में से किसी भी अवसर पर अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो यूडीसी वर्ग में प्रमोट हो जाएंगे। अब एक समस्या आगे फिर पैदा हो जाएगी, जब ये शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जिसने मानिए तीसरी बार में वो टेस्ट क्वालिफाई किया तो वो यूडीसी क्लर्क बनेगा, और जो जनरल कैंडिडेट पहली बार में पास करके आया तो यूडीसी संवर्ग में जनरल कैंडिडेट की जो सीनियरिटी है वो इस एससी कैंडिडेट से ज्यादा होगी। ठीक है, वो तो ज्यादा होगी, ये तो 2 साल पहले ही यूडीसी संवर्ग में आ गया और आपने तीसरी बार में पास किया, तो आप 2 साल तो जूनियर हो गए यूडीसी संवर्ग में। अब यूडीसी संवर्ग से जब आगे मामला जाएगा तो आप फिर जूनियर हो गए। अब अगर वहां भी कोई सीनियरिटी फिक्स की गई तो या तो आपके पक्ष में स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाए और अन्यथा आपको अगला प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर फिर कंसेशन दिया जाता है तो फिर ये रिजर्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको बराबरी पर खड़ा हो करना, आपको रिजर्वेशन देना, ये रिजर्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। रिजर्वेशन देने के लिए रिजर्वेशन नहीं है। दुनिया में कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं हो रहा, प्रत्येक काम का कोई उद्देश्य है, तो रिजर्वेशन देना यह उद्देश्य नहीं है। रिजर्वेशन इक्वल फूटिंग पर आपको लाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये व्यवस्था इन कंटिन्यूएशन रहे तो रिजर्वेशन तो हमेशा ही फिर रहेगा। ठीक है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा। संविधान में रिजर्वेशन शामिल करने का अस्थायी उपबंध के रूप में, इस रूप में फिर तो आप अमेंडमेंट करो और फिर इसे इनेबलिंग प्रोविजन के रूप में क्यों, फिर तो आप फंडामेंटल राइट की तरह शामिल कर दो, जबकि ये फंडामेंटल राइट की तरह शामिल नहीं है। तो ये एक जुडिशियल थिंकिंग, ठीक है, दोनों तरफ रही है। इसलिए एम एन थॉमस में आप माइनॉरिटी व्यू भी देखेंगे और मेजॉरिटी व्यू ये भी देखेंगे। ये जो हमने अभी बोला ये माइनॉरिटी व्यू की सोच है कि भाई ये नहीं किया जा सकता, आप कंसेशन कैसे दे दोगे, क्योंकि 16(4) तो सीधे सीधे नियुक्ति की बात कर रही है, और वो भी कब, एडिकेटली अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यही बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस बात को याद रखना है कि राज्य कब दे सकता है रिजर्वेशन, जब उसकी राय है उसमें राज्य के अधीन सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। यहां से 2 बातें निकलेंगी जो अक्सर आपसे प्री में पूछा जाता है कि अगर सिंगल पोस्ट है तो रिजर्वेशन हो सकता है, नहीं, उत्तर है नहीं हो सकता। और किन 2 अथॉरिटीज के आधार पर यह कहा जाता है, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस, ठीक है, चंडीगढ़, शायद स्टेट ऑफ चंडीगढ़ यही है, क्योंकि स्टेट तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, एसजीपीजीआई चंडीगढ़ का मामला है, ऐसे समझ लें। और जो सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता वो इसी शब्द से निकलता है कि जब राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य का मत यह है
कि उचित प्रतिनिधित्व निर्बल वर्ग के लोगों का नहीं है, तो रिजर्वेशन हो सकता है। और रिजर्वेशन होगा कैसे? ईयर टू ईयर, जब पद निकलेंगे, ठीक है, जब भी पद निकलेंगे तब यह देखा जाएगा कि उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं। प्रतिवर्ष फॉर एवर नहीं देखा जाता। तो अगर एक पोस्ट विज्ञापित हुआ, ठीक है, तो फिर स्थिति क्या बनेगी कि इस समय जब पोस्ट का विज्ञापन हुआ, इस समय देखा जाएगा कि उचित प्रतिनिधित्व इस पद पर है या नहीं, और वो पद एक ही है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद तो एक ही है, इलेक्शन कमीशन पद तो एक ही है, सीबीआई के डायरेक्टर पद तो एक ही है, ठीक है, और ये रिटायर हो रहे हैं। तो उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ये कहा ही कैसे जा सकता है? अरे उस पद पर कम से कम 10-20 लोग तो हों, और जब 10-20 लोग होंगे तभी तो ये कहा जा सकता है कि नो, जनरल कैंडिडेट हैं और सिर्फ एक निर्बल वर्ग का है, इसलिए उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और 16-4 शब्द उसके हैं, आप शब्दों की सीमा से बाहर ये तो नहीं जा सकते। शब्द की सीमा कहते हैं कि यदि राज्य की राय में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व तो है या नहीं है, इसकी जांच केवल उस दशा में संभव है जब पोस्टें मोर देन 1 ये हो। अगर पोस्ट ओनली 1 है, केवल एक है, तो उचित प्रतिनिधित्व तो है या नहीं, इस तथ्य की जांच ये संभव ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि नहीं, जहां एक पद है वहां कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं? इसे याद कर लेते हैं कि जहां एक पद होगा वहां कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। चक्रधर पासवान बर्थ स्टेट ऑफ बिहार में पहली बार यह बात कही गई, इसे भी याद कर लेते हैं आप। लेकिन इसके पीछे की रीजनिंग ये आपकी समझ में नहीं होती, और चूंकि आपके दिमाग में इसकी पीछे की रीजनिंग ये है नहीं, इसलिए भले ही आप ये याद करके किसी पद पर पहुंच भी जाओ, ठीक है, हो सकता है आप किसी पद पर पहुंच भी जाओ, तो भी उस पद के साथ जुड़े जो उस पद पर बैठने वाले लोगों का सम्मान है वो आप कभी अर्जित नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप उस पद के योग्य वाकई नहीं हो, ठीक है। हिंदुस्तान में अनेकों चीफ जस्टिस हुए, किनके नाम पता है तुम्हें? ये जो चंद्रचूड़ अभी रिटायर हुए, इनसे पिछले वाले चीफ जस्टिस का नाम पूछ रहे तो अभी 5 मिनट कम से कम सोचना पड़ेगा, और हमें तो याद भी नहीं है, ठीक है, हमें तो याद भी नहीं है, हमें तो गूगल ही खोलना पड़ेगा तभी पता लगेगा। तो जाने कितने चीफ जस्टिस हो गए, लेकिन पीएन भगवती का नाम सबको याद है, जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम सबको याद है। कारण यही है कि वो उस पद के योग्य थे, और योग्य क्यों थे? क्योंकि उन्होंने चीजों को जीवन में याद नहीं किया, उस रीजनिंग को पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से कोई डिसीजन लेट डाउन हुआ। सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वोट्स लागू ही नहीं हो सकते। वो कहता उचित प्रतिनिधित्व, इस तथ्य की जांच कैसे होगी? अगर पोस्ट सिर्फ एक है, मोर देन 1 हो, तब इस तथ्य की जांच संभव है कि वहां उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं है। जब तक है ही नहीं तब तक उचित प्रतिनिधित्व का सवाल कहां उठता है?
और इसका मतलब यह है कि फ्रेमर्स सिंगल पोस्ट की दशा में रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे, और अगर आपने दिया तो ये उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे निर्बल वर्ग को, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि निर्बल वर्ग के पक्ष में 100% रिजर्वेशन आप कर रहे हो, 100%, क्योंकि एक ही है ना, आप 100% रिजर्वेशन कर रहे हो, जो इन 335 को देखते हुए कतई नॉट अलाउड है। आप 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो ए आइडिया, और संभवतः इसीलिए नहीं रखा होगा कि थल सेनाध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या सीबीआई का डायरेक्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अन्य कोई जहां सिंगल पोस्ट, वहां सारे नागरिक ये कंसिडरेशन का विषय होने चाहिए, उनमें से जो योग्यतम हो उसे आना चाहिए। इसीलिए संभवतः उन्होंने 16(4) में जो भाषा उपयोग की वो क्या, एडिकेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है तो रिजर्वेशन, अदरवाइज नहीं। और एडिकेट रिप्रेजेंटेशन उसी दशा में जांचा जा सकता है जब जो पद हैं वो एक से अधिक है, और एक बार ये बात समझ लेंगे तो फिर जीवन में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, ये याद ही नहीं करना है कि एक पद पर आरक्षण हो सकता है या नहीं, याद ही नहीं करना, हमेशा के लिए याद हो गया। ऐसे दूसरा विषय उठता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से आपको तो नहीं, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 16(4) कहता उचित प्रतिनिधित्व, उचित संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसकी बात नहीं करता। दो अलग अलग बात है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब हुआ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। और वो कहता है उचित प्रतिनिधित्व। दैट इज वाई ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, यही तो फिर रास्ता है कि उचित प्रतिनिधित्व शब्द को बदल दो। ये पढ़े लिखे उठाएंगे सवाल, पढ़े लिखे चूंकि मूर्ख होते हैं ज्यादा, ठीक है। पढ़ा लिखा जो आपकी नजर में पढ़ा और लिखा है वो हमारी नजर में कुछ ज्यादा मूर्ख होता है और कुछ ज्यादा धूर्त होता है, दोनों बातें होती हैं उसमें, और वो किसी की सुनता नहीं है। और जो न सुनने का कारण है वो अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि उसकी अपनी मान्यताएं। हमने आपसे अभी कहा कि आप जब मेरे पास आते हो तो चूंकि आपकी श्रद्धा उन एलएलबी के शिक्षकों में होती है जो आपको बताते हैं कि नोट्स और फलाना और ढिमाका पढ़कर सब हो जाएगा, आपकी श्रद्धा उनमें होती है, हमारे में आपकी श्रद्धा ही नहीं होती। इससे मेरे टोटल वक्तव्य में से आप सिर्फ उतना ग्रहण करते हो जितना आपकी मान्यता से मेल खा रहा होता है, और आपकी मान्यता उन एलएलबी के शिक्षकों के वक्तव्यों से निर्मित हुई है। और वो अगर मान्यता ठीक होती तो आपको मेरे पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वो मान्यता गलत है और उसी मान्यता के प्रभाव से आप मेरे संपूर्ण वक्तव्य में से सिर्फ उतना चुन लेते हो जो आपकी मान्यता के अनुरूप है। तो सोचो आपने क्या चुना, आपने क्या ग्रहण किया, मेरा वक्तव्य या अपनी ही मान्यता? आपने अपनी ही मान्यता ग्रहण की है, हमें नहीं सुना, मेरा वक्तव्य नहीं ग्रहण किया है। और फिर अगर आप असफल होते हो तो आपकी असफलता का दोष मेरे सिर क्यों? भाई फिर तो आपकी असफलता का दोष आपके सिर है ना। आपने हमें सुना ही कब? आपने तो हमारे सारे वक्तव्य से वो निकाला जो आपकी अपनी मान्यता के अनुरूप था। और जरा सोचिए आपकी मान्यता किससे मिलकर बनी थी? वो किसी से भी मिलकर बनी हो, लेकिन वो मान्यता अगर ठीक थी तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर
अगर मेरे वक्तव्य से आपने वो निकाला जो आपकी मान्यता के अनुरूप, तो आपने क्या निकाला? हमारे वक्तव्य को या अपनी ही मान्यता को? तब आप बदले ही कहां, आप ट्रांसफॉर्म कहां हुए? आप तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुए, आप तो जैसे आए थे वैसे ही हो। और जब जैसे आए थे वैसे ही हो, तो फिर आप अगर असफल हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ये सोचना जरा कठिन लगता है। तो जो पढ़ा और लिखा है उसकी अपनी मान्यताएं हैं, वो किसी की नहीं सुनता, उसकी अपनी मान्यता है। और वो ये अनुभव करने में भी असमर्थ है कि उसकी अपनी मान्यता अगर ठीक ही होती और उसकी अपनी मान्यता अगर सर्वव्यापी और सार्वकालिक होती तो उसे किसी को भी सुनने की जरूरत ही नहीं थी। फिर हमें सुन क्यों रहे हो? सुनो ही मत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी मान्यता में आप स्वयं कुछ कमी पा रहे हो, तभी तो दूसरों की सुन रहे हो, नहीं तो सुनोगे ही क्यों? कहते हैं जो ज्ञानी हो जाता, बुद्ध तो किसी के पास नहीं सुनने जाते क्योंकि उन्हें वाकई ज्ञान हो गया है, कुछ अधूरापन उनमें नहीं है, आप में है, इसीलिए तो आप दूसरों को सुनने गए हैं। जब गए ही हैं तो उनकी सुनो, तो अपनी ही तो न सुनाते रहो खुद को, क्योंकि आप तो अपनी ही सुना रहे हो खुद को। उनके वक्तव्य से तो वो ले रहे हो जो तुम्हारे अनुरूप है, तो तुम तो अपनी ही सुना रहे हो, उनकी कहां सुन रहे हो? इसीलिए हम कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख है। ठीक है, फालतू थोड़ा ही कहते हैं, लेकिन जब तक विषय ना आए तो तब तक हम बता नहीं सकते कि पढ़ा लिखा कैसे मूर्ख है। जब विषय आता है तब बताते हैं कि पढ़ा लिखा किस तरह मूर्ख है। लेकिन स्थापना यही कि पढ़ा और लिखा मूर्ख होता है। ठीक है, तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है ये नहीं दिया। अब आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेंगे और उचित प्रतिनिधित्व की जगह आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द ले आएंगे, और फिर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हो जाएगा। तो ये कभी नहीं होगा। इसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया है। यद्यपि ये ठीक कि जब कभी ऐसा संविधान संशोधन करने का अवसर आएगा तब उस संविधान संशोधन को चैलेंज किया जाएगा, और जब चैलेंज होगा तब सुप्रीम कोर्ट इस चैलेंज के अगेंस्ट जो कुछ कहेगा उससे इस संविधान के संशोधन की संविधान सम्मतता सुनिश्चित की जाएगी। और ये सारे प्रश्न भविष्य के हैं, लेकिन फिर भी एक बात बड़े ऑथोरिटेटिव ढंग से कही जा सकती है, ऐसा ही होगा, हम नहीं कोई दावा कर रहे, लेकिन 99% ऐसा ही होगा कि चूंकि अनुच्छेद 335 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यह घोषित किया जा चुका है कि प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखना यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन लाया जाता है जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करे बजाय उचित प्रतिनिधित्व के, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बातें आप पॉलिटिकल रैली में सुनो तो बस वहीं तक सुनो और वहीं तक तो रहने दो। ये भूल जाइए कि ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, उचित प्रतिनिधित्व का है, और वो भी अस्थायी उपबंध 16/4 हमेशा रहना नहीं चाहिए, ये लक्ष्य है। और यही इंदिरा साहनी में कहेंगे वो। खैर, इंदिरा साहनी है और पूर्व में इसके बीच में एमएन थॉमस। तो एमएन थॉमस इसमें क्या किया, लोअर डिविजनल क्लर्क को अपर डिविजनल क्लर्क में प्रमोट किया, और प्रमोट करने के लिए सीनियरिटी रूल में कोई कंप्रोमाइज नहीं।
लेकिन एग्जाम को पास करने संबंधी जो शर्त रखी गई उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया, और रिलैक्सेशन देने के लिए जो तर्क इस्तेमाल हुआ, वो तर्क ये इस्तेमाल हुआ कि अनुच्छेद 16(1) ये 14 का विस्तार है, और जो भी 14 का विस्तार है उसमें युक्ति संगत वर्गीकरण किया जा सकता है, इससे कोई इनकार हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और खूब समझ लें, नौकरियों में जहां तक रिजर्वेशन की बात है उनमें अधिकतर मामले एससी एसटी से संबंधित है, क्योंकि नौकरियों में रिजर्वेशन कब आया? 1993 में मंडल कमीशन, इससे 1993 में, और ये सारे मामले 1993 से पूर्व हैं। इसलिए एससी एसटी कम्युनिटी, इसी के बारे में ये सारे, चाहे रंगचारी हो, चाहे देवदासन हो, चाहे मंथामस हो, क्योंकि रोजगार में ओबीसी के पक्ष में रिजर्वेशन तो आएगा 1993 में, जब मसला इंदिरा सहनी का शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सनों को ध्यान में रखना जरूरी है, तब आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो ज्यादा क्लियर होती है। अदरवाइज घालमेल होता रहता है। और जब एससी एसटी कम्युनिटी की बात चलती है तो क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि अनुसूचित जाति नाम की कोई जाति है नहीं, अनुसूचित जनजाति नाम की कोई जाति है नहीं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ये एक वर्ग है, इस वर्ग में अनेकों जातियां शामिल हैं, ठीक है, और अनेक जातियों के अतिरिक्त ऐसे वर्ग भी शामिल हैं जो किसी विशेष जाति से नहीं जाने जाते, किंतु एक काम लगातार करने के कारण समाज में एक अलग वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे हमने कहा ना, कसाई, ठीक है, एक वर्ग है जो अलग ढंग से पहचाना जाएगा, ठीक है ना, एक विशेष काम को करने के कारण। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ये स्वयं में जाति नहीं है, ये स्वयं में वर्ग है, और इस वर्ग की पहचान, यानी इस वर्ग में अर्थात अनुसूचित जाति के तौर पर किस जाति को अनुसूचित जाति के वर्ग में शामिल कर दिया जाए, इसकी पहचान के लिए राष्ट्रपति आयोग आदि का गठन करके विशेष प्रक्रिया चलाते हैं, और उसके आधार पर पूरे देश में इस वर्ग में शामिल किए जाने योग्य जाति और वर्ग के लोगों की पहचान करते हैं, ठीक है। तो अगर अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग में आने वाले सदस्यों के पक्ष में कोई रिजर्वेशन किया जाता है तो 16(2), ठीक है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 16(2) अव्वल तो यह कहती केवल जाति, केवल धर्म, केवल लिंग, केवल जन्म स्थान, केवल उद्भव, ठीक है, यह कहती है। साथ ही साथ वो जाति कहती है, ठीक है। वर्ग को अगर जाति का नाम दे दिया जाए तो वर्ग जाति हो नहीं जाता, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्वयं में वर्ग है, और 16(2) जाति का जिक्र करती है, ठीक है। तो 16(2) में जिस ढंग से और जिस संदर्भ में जाति का जिक्र हुआ है, उस संदर्भ में अनुसूचित जाति को जाति नहीं माना जा सकता,
इसलिए 16(2) केवल इसी कारण से अनुसूचित जाति या जनजाति के पक्ष में किए गए रिजर्वेशन को संविधान सम्मत होने से, ठीक है, रोकेगी नहीं। दूसरा कारण यह भी है कि चलो हम मान भी लें, जो कि नहीं माना जा सकता किसी सूरत, लेकिन चलो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम ये मान भी लें कि अनुसूचित जाति उसी संस में जाति है जिस संस में 16(2) में जाति कहा, तो भी वहां लिखा केवल जाति है, और अनुसूचित जाति के लोगों को केवल जाति के आधार पर नहीं, बैकवर्डनेस इसके आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, तो वो टेस्ट भी नहीं लग सकता। इसका मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में कोई रिलैक्सेशन अगर दिया गया है तो कम से कम 16(2) के आधार पर उसे असंवैधानिक आप नहीं कह सकते, ठीक है ना, इतना तो तय हो गया। तो अब एम एन थॉमस में जो देखने लायक बचा, 16(3) की कोई रिलेवेंसी नहीं, क्योंकि तो निवास की बात करती है, तो 16(3), 16(2) दोनों पिक्चर से हट गए। अब बचा 16(1) और 16(4), क्योंकि उस समय 4A 4B है नहीं, ठीक है ना, 16(5) है नहीं। तो अब जो पिक्चर में बचे वो 16(1), 16(4), और अब तक जो व्यू रहा है वो क्या रहा कि 16(1) का परंतुक है 16(4), 16(1) का एक्सेप्शन है 16(4), इसलिए 16(4) में जो लिखा है 16(1) के विरोध में केवल उसी सीमा तक जाया जा सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि परंतुक है, उसने सीमा निर्धारित कर दी, उसने अपवाद है, उसने सीमा निर्धारित कर दी। अब तक ट्रेडिशनल व्यू ये है, और आप उस सीमा से आगे बढ़ गए हैं एम एन थॉमस में। क्यों? आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया है, आपने, ठीक है, जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर ये दिए, ठीक है। इट इज नॉट ए टाइप ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 16(4) से नॉट अलाउड है, ठीक है, 16(4) से नॉट अलाउड है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 16(4) में नहीं दिया जा सकता। वहां सीधे लिखा है कि राज्य के पिछड़े वर्ग के नागरिक जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उन्हें, ठीक है, आरक्षण यह दिया जा सकता है। सिर्फ इतना लिखा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और 16(1) समानता की बात करता है, ठीक है, और 16(4) अपवाद है। तो अपवाद जिस सीमा तक काम करता है उसी सीमा तक अपवाद का विस्तार हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अपवाद की सीमा से बाहर जाकर किसी प्रकार का कोई लाभ भारत के किसी भी नागरिक को नहीं दिया जा सकता। यह 16(1) का मैंडेट है। क्योंकि किसी को भी कोई लाभ आप देंगे तो दूसरों को नुकसान देंगे, यह स्वयं सिद्ध है, यह रेसिप्रोकल ही होता है। इसलिए 16(1) इसमें वर्णित जो भाषा है उसके कारण से आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यह एम एन थॉमस में पिटिशनर्स का तर्क था। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने एक नया ट्रेंड विकसित किया। इसीलिए एम एन थॉमस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां ट्रेंड बदल रहा है। और हमने आपसे कहा कि वे मुकदमे हमेशा डाले जाते हैं जहां से ट्रेंड बदलता है। हमने आपसे कहा था मोहन सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पहली बार ये कहा गया
कि 16/4 परंतुक है, 16/4 एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर रंगचारी आया। वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें नियुक्ति में प्रमोशन ये शामिल मान लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रंगचारी इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि 16/4 में जो नियुक्ति शब्द है उसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट के अतिरिक्त प्रमोशनल पोस्ट पर नियुक्ति ये भी शामिल है, ये मान लिया गया, इसलिए रंगचारी इंपॉर्टेंट। देवदासन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें 50% की सीमा, इस पर जोर दिया गया कि 50% से ज्यादा हो रहा है रिजर्वेशन एक साल में कैरी फॉरवर्ड रूल के कारण, दैट इज व्हाई इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब 50% पर इंफेसिस है इसमें, देवदासन में। और एमन थॉमस एकदम डिफरेंट बात कह रहा है। एमन थॉमस में बात ही बदल गई। और इंदिरा साहनी इसलिए इंपॉर्टेंट कि देवदासन, रंगचारी, एमन थॉमस, इसमें जो कुछ कहा जाएगा इस सबसे उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखकर एक समन्वयकारी दृष्टिकोण इंदिरा साहनी में आप देखेंगे। ठीक है, और वो वाकई जुडिशियल क्रिएटिविटी का एक फाइन एग्जांपल, ठीक है, माना जाएगा और सिद्ध होगा। ये हम लोग जब इंदिरा साहनी पर बात करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि उसमें सारे व्यू लिए गए और बड़ा बैलेंस व्यू उभरा है। ठीक है, 9 जजेस हैं उसमें और बड़ा शानदार व्यू आया है उसमें। खैर, उसकी चर्चा करेंगे। तो एमन थॉमस, इसमें कहा गया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ये नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने डिफर व्यू अपनाया। जो पारंपरिक जो व्यू है उनका उससे बिल्कुल अलग है। उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि 16/14 का विस्तार है और 16/1 में जो भाषा है वो बिल्कुल 14 की है, इसलिए वर्गीकरण हो सकता है। वर्गीकरण हो सकता है, ये कोई इनकार भी नहीं कर सकता। ठीक है, और इस समय तक फ्रीडम फाइटर्स या विकलांगों का रिजर्वेशन चैलेंज ही नहीं हुआ था, इसलिए उस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात तय थी कि अगर कभी चैलेंज हो जाता इस बीच तो विकलांगों को, फ्रीडम फाइटर्स को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता था एमएन थॉमस से पहले। उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना ही पड़ता, क्योंकि कोर्ट का व्यू ये आ रहा था कि 16/4 अपवाद है 16/1 का। तो जो अपवाद है इसका मतलब यह हुआ कि राज्य अपने नागरिकों में, विशेषकर रोजगार के मामलों में, केवल तभी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है जब वो 16/4 की जद में आता हो। और 16/4 की जद में सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग के नागरिक आते हैं, बाकी कोई नहीं। इसका मतलब फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, या विकलांग या अन्य कोई भी रोजगार में रिजर्वेशन पाने का हकदार नहीं है। ठीक है, यद्यपि एमएन थॉमस तक वो रिजर्वेशन चैलेंज नहीं हुए, इसलिए उस पर जुडिशियल व्यू नहीं आया। लेकिन अगर चैलेंज होते और जुडिशियल व्यू आता तो फिर उस रिजर्वेशन को बचा पाना संभव नहीं था उस विचार के चलते। इसीलिए एमएन थॉमस को अच्छा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एमएन थॉमस से एक खतरा और उभरता है, और वो खतरा यह है कि 16/4 एमएन थॉमस, अभी जब हम व्याख्या करेंगे तो आप देखेंगे उसका बेसिक लब्बो लू हम आपको शुरुआत में बता देते हैं। एमएन थॉमस में वो ये कहेंगे कि अगर नियुक्ति में रिजर्वेशन देना है, नियुक्ति में, तो 16/4 का उपयोग किया जाएगा, और नियुक्ति के अलावा किसी भी ढंग का फायदा देना है एससी एसटी को तो वो 16/1 के आधार पर दिया जाएगा। ये मैंडेट होगा उनका। ठीक है, तो इससे एक और बात निकलेगी, एक और तर्क निकलेगा। और जो इंदिरा साहनी आएगी
इंदिरा साहनी में ये दोनों बातें कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन एक बहुत शानदार समन्वय बिठाया जाएगा। देखेंगे वो जब वहां आएगा तो देखेंगे। ठीक है, इसीलिए इंदिरा साहनी बहुत शानदार व्यू कहा जाता है, सब कुछ उसमें आया है। ठीक है, तो आपका एम एन थॉमस इसमें यह कहा कि नियुक्ति में रिजर्वेशन देना है तो 16/4, अन्य कोई फायदा देना है तो 16/1। किसे? SC ST कम्युनिटी को, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की बात ही नहीं है रोजगार में। ठीक है, तो आपका 16/1 इसके अंतर्गत फायदा दिया जाएगा, यह कहा था। इसका मतलब यह हो गया कि कोर्ट यह कहना चाहता है कि 16/1 में नियोजन और नियुक्ति से संबंधित जितने विषय हैं उनमें से केवल नियुक्ति 16/4 में है, अर्थात 16/4 की विषय वस्तु 16/1 में जो विषय वस्तु वर्णित है, ठीक है, उससे अलग ही नहीं है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि 16/4 की विषय वस्तु जो नियुक्ति के रूप में वर्णित है, उसके अलावा नियुक्ति से संबंधित जितने विषय वो सब 16/1 में है। ठीक है ना, यानी 16/4 SC ST कम्युनिटी के मामले में कोई निश्चेषी बात नहीं कहती, कोई एग्जॉस्टिव बात नहीं कहती। नियुक्ति के मामले में फायदा देना है SC ST को तो 16/4, और नियुक्ति के अलावा नियुक्ति से संबंधित जितने विषय हैं उनमें फायदा देना है तो 16/1। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 16/4 की जो विषय वस्तु है वो SC ST के संबंध में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है ना, यह नहीं कहा जा सकता कि SC ST को केवल नियुक्ति में फायदा दिया जाएगा, शेष में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 16/4 की जो विषय वस्तु है वो SC ST को ही समर्पित है। ठीक है ना, तो 16/4 की विषय वस्तु में जो कुछ उल्लिखित है उसके अलावा भी जो कुछ नियुक्ति से संबंधित हो सकता है और 16/1 की विषय वस्तु हो सकता है, उसमें भी फायदा SC ST कम्युनिटी को दिया जा सकता है। यह बात एम एन थॉमस से निकलने लगी है। ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं हम कि नियुक्ति में फायदा देना है तो यहां, और शेष में फायदा देना है तो 16/1। इसका मतलब यह हुआ कि नियुक्ति के अलावा नियुक्ति से संबंधित जितने विषय हो सकते हैं, ठीक है, चूंकि वो 16/1 की विषय वस्तु है, इसलिए उनमें अगर फायदा देना है SC ST को तो वो भी 16/1 में दिया जा सकता है, और नियुक्ति में रिजर्वेशन देना है तो 16/4। ठीक है ना, इसका मतलब SC ST कम्युनिटी के संबंध में फायदों के दृष्टिकोण से 16/4 नियुक्ति से संबंधित विषयों की एक्सक्लूसिव व्याख्या, निश्चयी व्याख्या नहीं करती। 16/4 के अतिरिक्त 16/1 में भी नियुक्ति से संबंधित विषयों में उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, यह एम एन थॉमस कह रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर इंदिरा साहनी ना आए तो आप यह कह सकते हैं कि SC ST कम्युनिटी के लोग, ठीक है, 16/4 के प्रभाव से नियुक्ति में रिजर्वेशन पाएंगे, और अगर वर्गीकरण युक्ति संगत पा लिया जाए तो उन्हें छुट्टी, वेतन, पेंशन आदि में भी अन्य नागरिकों की अपेक्षा लाभकारी स्थिति में रखा जा सकता है। इसका मतलब तो यह आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं नियुक्ति में देना है तो 16/4, और नियुक्ति से संबंधित अन्य मामलों में देना है तो 16/1। ठीक है, अच्छा, 16/1 में कुछ भी देने के लिए बस वर्गीकरण, ठीक है, यह होना चाहिए, और वर्गीकरण का आधार और उद्देश्य और उनके बीच का संबंध यह वास्तविक, बुद्धिमत्तापूर्ण और युक्तिसंगत होना चाहिए। इसका मतलब यह निकला कि अगर किसी मामले में उद्देश्य, अंतरक
ये वास्तविक बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण हो जाए और इनके बीच का संबंध बुद्धिमत्तापूर्ण, तर्कसंगत और युक्तिपूर्ण हो जाए, तो आप छुट्टी, वेतन, पेंशन या नियुक्ति से संबंधित अन्य किसी मामले में भी एससी एसटी को अन्य नागरिकों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं दे सकते हैं। यह बात भी इससे निकलने लगती है। ठीक है ना, बात कुछ पल्ले पड़ रही है। ठीक है, तो यह भी किया जा सकता है। आप यह कहना चाहते हैं, इसका मतलब यह निकला। खैर, मतलब कुछ भी निकले, लेकिन उसके बाद 76 में डिसाइड हुआ और 93 में इंदिरा गांधी आ गई। ठीक है, तो 76, 7, 83 और 10, 93, यानी 17 साल एमएन थॉमस के आधार पर चलता रहा। लेकिन चूंकि सरकारों को अन्य वर्गों के वोट भी चाहिए होते हैं, ठीक है, और उस समय तक ओबीसी का सवाल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस समय तक मंडल कमीशन लागू नहीं है। इसलिए सरकारों ने एमएन थॉमस की इस बात पर काम नहीं किया। लेकिन अगर करती तो एससी एसटी को हफ्ते में 5 छुट्टियां और जनरल वर्ग को 1 छुट्टी मिलेगी। अगर इसे भी तर्क या कुतर्क किसी भी आधार पर, ठीक है, युक्ति संगत ठहराया जा सकता, तो यह भी संभव हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया कि 16/4 नियुक्ति में रिजर्वेशन देना तो 16/4, बाकी कोई फायदा देना तो 16/1, और 16/1 में वर्गीकरण, बस एक ही आधार है। और जब एससी एसटी के पक्ष में आप कुछ करोगे तो 16 तो बाधा ही नहीं बनेगा, क्योंकि एससी एसटी जाति है ही नहीं, वर्ग है। ठीक है, और अगर जाति मान भी लो, ठीक है, तो केवल जाति के आधार पर नहीं, बैकवर्डनेस के आधार पर दिया जा रहा, तो 16 तो कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं रहा, और 16/3 कुछ कर नहीं रहा, और 16/1 इसके बारे में आपने कह दिया कि नियुक्ति में रिजर्वेशन देना है तो 16/4, अन्य कोई फायदा देना है तो 16/1। 16/1 की अपेक्षा मात्र इतनी कि वर्गीकरण युक्ति संगत हो। तो अगर यह युक्ति संगत साबित किया जा सके कि एससी एसटी को 4 छुट्टियां देना यह युक्ति संगत है, तर्क कुतर्क किसी भी प्रकार से, तो दिया जा सकता है। ठीक है ना, यह रास्ता भी यहां से खुल रहा है। इसलिए एमएन थॉमस एक डिसबैलेंस डिसीजन कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि नो डाउट इसने एससी एसटी कम्युनिटी के पक्ष में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया, लेकिन यह अतिवादी डिसीजन है, और अगर इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया होता तो विनाशक परिणाम भी सामने हो सकते थे। ठीक है, लेकिन खैर, क्योंकि वोट सबके ही चाहिए होते हैं और उसमें तक ओबीसी भी इस वर्ग में शामिल नहीं है, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, और 17 साल बाद तो इंदिरा गांधी आई गई। ठीक है, और इंदिरा गांधी एक बहुत बैलेंस डिसीजन है। तो उन्होंने क्योंकि यह कहा कि वर्गीकरण क्यों, अच्छा, वर्गीकरण के माध्यम से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने पिछले व्यू से अलग हट गए। पिछले व्यू में उन्होंने कहा था कि 16/4 अपवाद है 16/1 का, अब कह रहे नहीं। बात यह है कि 16 विस्तार है 14 का, और 14 का विस्तार होने के कारण से स्वयं 16/1 में वर्गीकरण के माध्यम से, क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटी अपने में एक वर्ग बनाती है और उसे शेष नागरिकों के वर्ग से अलग करना युक्ति संगत, बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण भी है, क्योंकि उनकी स्पेशल सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस की दशा है। इसलिए उस वर्ग से अलग कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण, तर्कपूर्ण और वास्तविकता, इन तीनों मापदंडों से एकदम ठीक है।
और अनुच्छेद 46 के दृष्टिगत, अनुच्छेद 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वहां लिखा है राज्य के पिछड़े वर्ग के नागरिक, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए राज्य विशेष कल्याण के उपबंध करेगा। तो उसको देखते हुए अगर उनके कल्याण के लिए कोई प्रयास राज्य के स्तर पर किया जा रहा है या प्रयास करने के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो उद्देश्य अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। और अंतरक पर्टिकुलर इस मामले में क्योंकि क्या किया, प्रमोशन दे दिया, और प्रमोशन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया, स्पेशल कंसेशन दे दिया, रियायत दे दी। ठीक है ना, कि आप 3 बार में क्वालिफाई कर लो। ठीक है ना। तो ये जो सुविधा दी है, इसका उपयोग करके जो यूडीसी बनेंगे तो बैकवर्डनेस कम होगी। यानी वर्गीकरण के उद्देश्य और वर्गीकरण करने के लिए जिस अंतरक का इस्तेमाल हुआ, इसके बीच एक युक्तिसंगत संबंध भी है। ठीक है। इसलिए 14 द्वारा प्रदत्त जो वर्गीकरण की डिवाइस है, उसका इस मामले में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात तो तय हो गई, किया जा सकता है। और 16 इसमें कोई बाधा नहीं पैदा करता, 16(3) भी इसमें कोई बाधा पैदा नहीं करता। अब बात सिर्फ इतनी बची कि पीछे से यह चला आ रहा कि 16(4) अपवाद है, और अगर अपवाद है तो यह मुख्य प्रावधान को सीमित नहीं कर सकता, यह सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित रहना चाहिए, प्रमोशन में नहीं आ सकता। एक बात। और दूसरी जो सीमा बची कि कहीं ठीक है, जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो विपरीत रूप से प्रभावित ना हो जाए, दूसरी चिंता ये बची। यही तो 2 चिंताएं बची, और तो कुछ बचा नहीं। वर्गीकरण हो सकता है, ये तो आ गया, क्योंकि 16 उसका विस्तार है। तो कोर्ट ने यह कहा कि अब तक गलत मान्यता 16(4) के बारे में चलती रही है। 16(4) अपवाद नहीं है 16(1) का, बल्कि 16(4) न भी हो तो भी वर्गीकरण के माध्यम से पिछड़े वर्ग के नागरिक अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं पाए तो नियुक्तियों में भी रिजर्वेशन 16(1) के ही आधार पर किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 16(4) 16(1) के चेहरे का ही प्रतिबिंब है, वो एक फेसेट है 16(1) का, 16(1) का ही एक आयाम है, जिसको ठीक है बियॉन्ड द शेडो, किसी भी विवाद से परे रखने के लिए उसके महत्व के कारण से फ्रेमर्स के द्वारा या विधायिका के द्वारा अलग उपबंध के माध्यम से सुरक्षित कर दिया गया। अगर न भी किया जाता तो भी 16(1) से यह सब संभव था। इसलिए 16(4) अपवाद नहीं है। ठीक है, यह अब तक गलत माना जाता रहा है। ठीक है, और अपवाद नहीं बल्कि यह 16(1) का ही विस्तार है। और जब 16(1) का विस्तार है तो इसका मतलब यह हुआ कि विस्तार में जो कुछ कहा गया है, अगर उसे करने की जरूरत हो तो विस्तार का उपयोग कर लीजिए, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत हो तो मुख्य प्रावधान का उपयोग कर लीजिए, और इवन विस्तार हटा भी दीजिए तो भी विस्तार में जो कहा गया वो भी करना हो तो भी मुख्य प्रावधान सक्षम और सफिशिएंट है। तो एक नई जुडिशियल थिंकिंग ये सामने आई है कि 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं है बल्कि विस्तार। और ये बात सिर्फ कह देने तक सीमित नहीं है, जब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा तो हमने आपको कहा कि ये समस्याएं भी फिर पैदा होंगी कि छुट्टी, वेतन, पेंशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सब नियुक्ति से संबंधित मामले हैं।
अगर इनमें फायदे देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया और वर्गीकरण इसे किसी भी तर्क या कुतर्क से सही ठहरा दिया गया, तो फिर देश का जो सामाजिक ढांचा है इसे नष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और कोर्ट कहेगा ये अभी इंद्रसानी में कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप जो परिवर्तन के उपाय हैं वो भी ऐसे न करें कि सामाजिक जो ढांचा है वही छिन्न भिन्न हो जाए। आप धीमे धीमे ग्रेजुअली करें, ठीक है, ताकि जो समाज का ढांचा है उसे नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्याय ये व्यक्ति के हृदय में रहता है और आप भले ही न्याय कर रहे हो लेकिन ऐसे न करें कि सामने वाले को फील हो कि अन्याय है, ठीक है, ये विभेद है। अगर आपने अपनी ताकत से ऐसा कर भी लिया तो भी अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आपने रिजर्वेशन काहे के लिए दिया? सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है ना, लेकिन यह सामाजिक अन्याय को पैदा कर देगा अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका रास्ता एमएन थॉमस से खुल रहा है, क्योंकि एमएन थॉमस में आपने कह दिया कि 16(4) विस्तार है, 16(1) में मुख्य प्रावधान है, और ये बड़ी क्रांतिकारी बात है, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता खोल देगी किसी भी प्रकार की सुविधा। नियुक्ति में सुविधा देनी है तो 16(4), नियुक्ति में रिजर्वेशन देना है तो 16(4), बाकी कुछ देना है तो 16(1), ठीक है, चाहे जो कुछ कर दो, बस वर्गीकरण युक्ति संगत होना चाहिए। ये चीज खुल रही है। तो एक और अच्छा, इस खतरे को कोर्ट ने भी महसूस किया। इससे 3 बातें। एक और बड़ी मजेदार बात कही, फजल अली ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे उस समय, उसी पीठ के सदस्य, इन्होंने और भी खतरनाक बात कही। इन्होंने ये कह दिया कि जो 50% की सीमा है ये सिर्फ बुद्धिमत्ता का नियम है, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमत्ता का नियम। इसका मतलब ये नियम कानून का नियम नहीं है। अगर परिस्थितियां ऐसा कह रही हों तो इस नियम को छोड़ा जा सकता है और 1 वर्ष में 50% की सीमा को क्रॉस करके रिजर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है ना, 50% की जरूरत नहीं। यानी यहां भी मानिए तीसरे वर्ष में, ठीक है, जो यूडीसी में प्रमोट होने हैं उसमें क्या होगा कि जो पीछे से एग्जाम पास करके आ गए और जो इस ईयर में एग्जाम पास कर लिए, इन सबको मिलाकर सीटें 50% से अधिक SC/ST द्वारा फिलअप हो गई। तो कैरी फॉरवर्ड रूल देवदासन में कहा था कि किसी भी सूरत बंदा पर, ठीक है, 50% से ऊपर नहीं, वो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। और फजल अली जज ने यह कह दिया कि यह सिर्फ बुद्धिमत्ता का नियम है, ऐसा किया जा सकता। और इस पर्टिकुलर केस में 51 में से 34 वैकेंसी SC/ST द्वारा फिलअप किया जाना उचित माना गया, ठीक है। तो वो 50% से ऊपर जा रहा है, 34 51 में से 50% से ऊपर जा रहा है, तो इस नियम को भी रिलैक्स कर दिया। ये अब ठीक है कि एक नई जुडिशियल थिंकिंग आई है कि 16(4) 16(1) का विस्तार है, लेकिन इसके क्या परिणाम हो सकते हैं जुडिशियल थिंकिंग के, ये आपके सामने सारा विषय रखा गया। और इस आधार पर फिर डिसाइड हुआ कौन सा, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये डिसाइड हुआ। इसमें प्रमोशन को रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया गया, ठीक है, और यह कहा गया कि प्रमोशन अब चूंकि देवदासन और ओवर रूल हो गया है,
ठीक है, फजल अली जज ने यह कह दिया कि 50% का नियम सिर्फ बुद्धिमत्ता का है। ठीक है, हाँ, अब आपको यह बता दें कि एमएन थॉमस में इस खतरे को महसूस किया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, रिजर्वेशन सिर्फ बैकवर्डनेस के आधार पर दिया जाएगा, यानी जिसको आप दे रहे हो वो बैकवर्ड है ये तय होना चाहिए, यानी आइडेंटिफिएबल डेटा ये होना चाहिए जिसके आधार पर कहा जा सके ये बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है, अगला मुकदमा और आएगा वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट गया है कि बैकवर्डनेस कैसे डिसाइड करें, कैसे, बालाजी वो तो है ही है, बालाजी में कैसे डिसाइड करें ये इशू नहीं है। इशू क्या है, ठीक है, रिजर्वेशन का क्वांटम क्या हो, ठीक है ना, क्वांटम क्या हो ये मुख्य इशू है, और बैकवर्डनेस कैसे निर्धारित हो यह प्रासंगिक तौर पर बताया गया है। लेकिन वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यही इशू है कि कैसे निर्धारित हो, देखेंगे। ठीक है, तो इसमें और एमएन थॉमस के बाद ही यही है, क्योंकि एमएन थॉमस ने यह कहा कि बैकवर्डनेस होनी जरूरी है, और दूसरी आप एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको प्रभावित नहीं होने देंगे। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये खतरे अनुभव किए कि इससे क्या हो सकता है, और तीसरी बात ये ठीक है कि ये बुद्धिमत्ता का नियम है, यानी ये नियम ओवररूल भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक विशेष परिस्थिति न हो, ठीक है, सामान्य तौर पर 50% रूल का पालन किया जाएगा, यह भी कहा। अब एमएन थॉमस के बाद तुरंत डिसाइड हुआ अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें वो सारी चीजें दिखाई दी जो अब तक हुई थी। प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया, रंगचारी है, उसमें प्रमोशन के रिजर्वेशन को इनवैलिड माना, लेकिन यहां क्या कह दिया कि 16/4 नियुक्तियों का रिजर्वेशन है, और उसके अलावा कोई फायदा देना तो 16/1 दिया जा सकता है, यदि वर्गीकरण युक्तिसंगत हो। ठीक है, यदि वर्गीकरण किया जाना युक्तिसंगत हो, 14 में वर्गीकरण जिस तरह किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए, तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में प्रमोशन के लिए वर्गीकरण की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्टेट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन, ठीक है, और अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देने पर उस ईयर में, ठीक है ना, उस ईयर में, अच्छा एमएन थॉमस ने यह कहा था 1 साल में ही रिजर्वेशन की गणना की जाएगी, उस ईयर में जितनी सीटें रिजर्व हुई एससी एसटी के लिए प्रमोशनल पोस्टों पर, उतनी पोस्टें फिल ना हो पाई योग्य कैंडिडेटों के अभाव में, तो जितनी अनफिल्ड पोस्टें हैं वो अगले साल प्रमोशन के लिए जब पोस्टें आएंगी उसमें जो कोटा रिजर्व होगा उसमें ये अनफिल्ड पोस्टें भी जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, और ऐसा अगले साल फिर किया जाएगा, यानी तीसरे साल में रिजर्वेशन की सीमा 50% से एबव भी जा सकती है, और गई। ठीक है, लगभग 65-70% हो गया, यानी देवदासन जो ओवर रूल हुआ, ठीक है ना, किसके कारण से, एमएन थॉमस के कारण, तो वो भी बात आ गई, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन, कैरी फॉरवर्ड रूल, दोनों बातें आ गई अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होनी थी, हुई, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा। अब आप यहां एक चीज और भी देखेंगे, जो मतलब लोग कहते हैं ना 50% रिजर्वेशन की सीमा बढ़ जाएगी, हमारा कहना कतई नहीं बढ़ेगी। एमएन थॉमस के बाद डिसाइड हो रहा है, और एमएन थॉमस में एक्सट्रीम व्यू आया है, लेकिन फिर भी आप अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में जहां 65-70% हो गया है रिजर्वेशन, उसका डिसीजन को देखें तो कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है कि तीसरे साल में 65 या 70% रिजर्वेशन पहुंच गया है,
कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई होने के कारणों वो हो सकता है, क्योंकि 16(4) नियुक्ति संबंधी विषयों में एससी एसटी के पक्ष में लाभ देने के दृष्टिकोण से, ठीक है, एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड नहीं करती, बल्कि जो विषय 16(4) में नियुक्ति से संबंधित मामलों का वर्णित है उसके अतिरिक्त नियुक्ति संबंधी मामले जितने भी माने जा सकते हैं उन सब में 16(1) के आधार पर एससी एसटी को, ठीक है, विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। और इसी आधार पर इस मामले में कैरी फॉरवर्ड रूल, प्रमोशन में रिजर्वेशन, ठीक है, ये सब दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 16(4) तो नियुक्ति की बात कर रहा है, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, प्रमोशन में दिया गया, ये सब तो 16(1) के आधार पर दिया गया। ऐसा किया जा सकता है। और ये भी ठीक है कि 3 वर्ष यानी तीसरे वर्ष में रिजर्वेशन की सीमा 50% से ऊपर जा रही, फिर भी ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? अब बस यही देखेंगे कि 50% की सीमा नहीं बढ़ सकती, इस तर्क में दम है, यहीं पर देखेंगे। एमएन थॉमस के एक्सट्रीम व्यू के बाद ये डिसाइड हो रहा है, और इसमें कोर्ट ने कहा कि ये सब वैलिड है, लेकिन क्यों वैलिड है? उनका इसलिए वैलिड है कि ये पेपर पर जरूर है कि रिजर्वेशन 65 से 70% हो गया है तीसरे साल में। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि एक भी वर्ष आज तक ऐसा नहीं आया जिसमें वैकेंसीज फुलफिल हो गई, यानी 65-70% अगर रिजर्वेशन दिया गया तो 65 से 70% कैंडिडेट वाकई मिल गए हो और उन्हें नियुक्त कर दिया गया हो। और कहा आगे, जो आगे कहा वो इंपॉर्टेंट है, और उनका ऐसा कोई ईयर अगर आ जाए जिसमें 65 से 70% एससी एसटी कैंडिडेट मिल जाए और रिजर्वेशन के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाए, तो अनुच्छेद 335 के मद्देनजर स्टेट को 50% की सीमा के भीतर यह रिजर्वेशन लाना होगा, ठीक है। इसका मतलब 50% एक्सट्रीम व्यू के बाद आ रहा है। वैलिड भी मानना है लेकिन वैलिड मानने के पीछे ये नहीं है कि वर्गीकरण युक्ति संगत है इसलिए वैलिड ना, ये कह रहे हैं कि कागज पर जो आंकड़े वर्णित उनसे ग्राउंड रियलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 50% से नीचे ही है, और अगर कभी 50% से ऊपर हो जाए तो चाहे कैरी फॉरवर्ड रूल के आधार पर या किसी भी रूल के आधार पर, तो स्टेट को रीथिंक करना होगा और फिर से रिजर्वेशन के कोटा को फिक्स करना होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि ग्राउंड पर 50% से ऊपर गया हो, इसीलिए हम कहते हैं 50% के रूल को रिलैक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में एमएन थॉमस को मान्यता मिली और कैरी फॉरवर्ड रूल और प्रमोशन को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, जो रंगचारी और देवदासन के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होगा, ये आपको बताया गया। अब इंदिरा कहानी ये शुरू होगा, और यही सबसे फाइन डिसीजन है। इसमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, 9 जज पार्टिसिपेट करेंगे, 6 ओपिनियन आएंगी, जीवन रेड्डी जज बहुमत की ओर से बोलेंगे, यानी 5 जज उन्हीं के जैसे होंगे, और जीवन रेड्डी जज चूंकि प्रिसाइड कर रहे होंगे तो बहुमत की ओर से वो बोलेंगे, और 3 जज माइनॉरिटी में रहेंगे। कुल 6 ओपिनियन होंगे, और ये इतने महत्वपूर्ण केसेस हैं कि इनमें सब कुछ पूछा जाता है कि प्रिसाइड कौन कर रहा था, मेजॉरिटी की ओर से बोला कौन, माइनॉरिटी में कितने जज थे, मेजॉरिटी में कितने जज थे, टोटल ओपिनियंस कितनी आई थी, सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। और कैसे सारी चीजों में उन्होंने समन्वय बिठाया है अब तक जो कुछ हुआ, और साथ ही साथ यूएस सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं रंगभेद पर, उनसे भी सहायता इस डिसीजन को करने में ली गई है। ये और बैकवर्डनेस की पहचान करने के लिए क्या ग्राउंड्स बताए गए वसंत कुमार में, इसकी चर्चा सोमवार को करेंगे। देखिए।